तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तन्मय क्लासेस में। तो हम यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए। और आज से क्लास आपका रेगुलर होने वाला है, ठीक है। तो आज से जो है ना आपका मैथ्स का चैप्टर पहला जो है बिहार बोर्ड जो क्लास 10th की मैथ्स के जो बुक है उससे आपका एनसीईआरटी वाला जो बुक है, यानी कि एनसीईआरटी मतलब क्या हो गया, भारतीय वन वाला नहीं बोल रहे, एनसीईआरटी वाला बोल रहे हैं। तो एनसीईआरटी वाला बुक जो है वो आपका हर जगह चालू हो जाएगा। और आज से मैथ का शुरू से बोले ना, शुरू से पढ़ाएंगे हम। पिछले साल भी पढ़ाए, मतलब इस साल ही पढ़ाए थे एग्जाम में। तो क्वेश्चन हम जो देखे हैं ना, क्वेश्चन जो हम बता रहे थे वही क्वेश्चन सब आए, ये हम देखे हैं। लेकिन आप लोग को क्या करना है, जो हम बताएंगे वही आएगा। अब क्या होगा कि हम आप लोग को मैथ एकदम बेसिक से एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके पढ़ाएंगे, और आप लोग को क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है, समझ आएगा। और मैथ्स में कोई भी डाउट हो या कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता सकती है क्या डाउट है, ठीक है। तो आज का क्लास न देर नहीं करते हुए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। कि क्लास में करना क्या है, तो देखिए मैथ्स का आज हम पढ़ेंगे क्या, मैथ्स का चैप्टर वन पढ़ेंगे, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में आपको क्या पढ़ना होगा, वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेंगे कि चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो लिख लेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्या। क्या आप लिखेंगे? वास्तविक संख्या लिख लेंगे, वास्तविक संख्या। क्या लिख लेंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है। क्या लिख लेंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है। और ये देखिए चैप्टर क्या है, वन है, मैथ्स का चैप्टर वन है। क्या है? चैप्टर वन है आपका। और ये चैप्टर वन जो है ना, तो इस चैप्टर वन में आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट नहीं होगा, ठीक है। चैप्टर वन है वास्तविक संख्या, और इसको एकदम डीपली से पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। सबसे पहला आपका सवाल होगा कि भैया संख्या क्या होता है, भैया संख्या क्या होता है, भैया संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे जानना जरूरी है कि संख्या क्या होता है। क्या होता है संख्या, तो हम एक एक करके जानेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है आपका, सबसे पहला टॉपिक जो है वो होता है कि संख्या। तो संख्या क्या है, क्या है संख्या क्या है, तो संख्या किसको बोलते हैं। तो संख्या, देखिए संख्या क्या होता है, संख्या कोई भी नंबर हो गया उसी को हम संख्या बोलते हैं। कोई भी डिजिट हो गया, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 हो गया, 100 हो गया, कोई भी, ये सब कोई ये नहीं पूछ रहा कि कितना अंक का संख्या है, लेकिन क्या पूछ रहा है कि संख्या। तो संख्या वो होता है, मतलब क्या है संख्या, गिनने को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनने को जो ही हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, या 999 है, 100 है, कुछ भी है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या आपका संख्या है। क्या है? संख्या है। तो ये सब क्या होगा, आपको समझना होगा कि संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए क्या संख्या क्या है। तो आपको संख्या बता दीजिएगा कि संख्या क्या है, बता दीजिएगा ना कि संख्या क्या है। तो संख्या आपको बता दीजिएगा कि संख्या क्या होता है। फिर आपका क्या आता है, कि इसी में फिर आएगा अगला टॉपिक कि प्राकृत संख्या क्या होता है। संख्या तो पढ़ लिए, संख्या क्या है। संख्या सिंपल सा बात है कि 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर, यानी कि एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, आपका संख्या होगा। और संख्या किसी को भी संख्या बोल देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर को हम संख्या बोलते हैं। अगर एबीसीडी रहता तो एबीसीडी को नहीं बोलते, जी बिल्कुल बोलते, क्योंकि एबीसीडी भी क्या है, नंबर है, संख्या है। सबको हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो काउंट करके ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा संख्या है। क्या है? ये भी हमारा संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे क्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। सबसे पहले संख्या पढ़ लेंगे, कोई भी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। सबसे पहला आपको यही आता है, प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं जी, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर का हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या। तो अब इसका बोलिएगा कि भैया इसका डेफिनेशन बताइए, तो बिल्कुल बताएंगे। और इसका डेफिनेशन होता है, इसका डेफिनेशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप बोलेंगे यहाँ भी आप बोलेंगे गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यहाँ भी बोले आप गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ भी आप बोले गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए जो संख्या का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। संख्या कोई भी चीज को गिनते हैं तो वो क्या, संख्या, काउंटिंग ही हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। लेकिन यहाँ बोलता है कि प्राकृत संख्या क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है। क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब हम कोई भी चीज को गिनते हैं तो गिनने की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या का जो एग्जांपल हो जाएगा, वो एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे 1 2 3 और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 सो ऑन मतलब इनफाइनाइट जाएगा, मतलब क्या होगा अनगिनत जाएगा, अनगिनत मतलब अनियमित जाएगा, क्या जाएगा अनियमित जाएगा। मतलब क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो आप लोग बोल दीजिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 हो जाता है। क्या होता है 1 होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है 1 होता है। और ये अगर आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है तो इसका कोई अनुमान नहीं है, तो इसका क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे, एकदम छोटा छोटा काम से बता रहा, बोलिए क्या पढ़ा रहे भैया एकदम छोटा छोटा, बिल्कुल नहीं, आपको एकदम डिटेल में बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, मतलब बोलते हैं ना जीरो से हीरो के लेवल पे आपको ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे समझ आएगा आपको कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। देखिए एग्जांपल हो जाएगा 1 2 3 4 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। फिर ये आप समझ जाइएगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इस चैप्टर में जितना आपको इंपॉर्टेंट है ना वो सब बताते जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या, क्योंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो इसमें सब कुछ जानना जरूरी है क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए अब आता है पूर्ण संख्या, अब आता है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, और होल नंबर क्या बोलते हैं। और देखिए अब इस पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अब पूर्ण संख्या का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित करना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करना ही या शामिल करना ही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और आप सब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, और 10th बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन सब कितना बार पूछा गया, जो आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक से बता रहे हैं, डिटेल से बता रहे हैं, तो प्लीज समझिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए वीडियो को। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप हमें कमेंट में बताइए कि भैया अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा वादा है आपसे कि आपको पूरा क्लियर समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पे हम क्या बोलते हैं, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एग्जांपल लेके हम आपको बताएंगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा समझ आएगा। जैसे देख लीजिए ये 1 है, ये 1 है, तो इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इसको कैसे लिया गया है, इसको लिया कैसे गया है। तो देखिए इसमें क्या किया गया, गिनती की संख्या क्या था 1 2 3 4 मतलब 1 था, तो इसमें किसको शामिल कर दिया गया, तो इसमें शामिल कर दिया गया जीरो को शामिल कर दिया गया। किसको शामिल कर दिया गया, जीरो को, जो इसमें जोड़ दिया गया ना इस संख्या में, क्या किया गया, जीरो को जो शामिल कर दिया ना, तो इसमें जीरो को शामिल करना, इस जीरो को शामिल करना ही क्या कहलाएगा, इस जीरो को शामिल करना ही कहलाएगा पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, मतलब होल नंबर कहलाया गया। इतना तक क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं तक क्लियर होगा। ठीक है, यानी कि गिनती की संख्या में क्या करेंगे, जीरो को जोड़ना ही क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका अगला टॉपिक पूर्णांक। अगला टॉपिक आएगा पूर्णांक। ठीक है, अगला टॉपिक आएगा आपका पूर्णांक किसे कहते हैं, क्या, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा सर, इसका डेफिनेशन जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका थ्योरी जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्या पढ़ लीजिए, क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है सर, तो पूर्ण संख्या में गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देते तो क्या होता है, वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्णांक क्या होता है सर, पूर्णांक मतलब देख लीजिए ना, देखिए यहां से गिनती जैसे लिखते हैं वैसे लिख दीजिए 1 2 3 4 सो ऑन डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे। और पूर्णांक में क्या होता है ना कि पॉजिटिव वैल्यू भी होता है, नेगेटिव वैल्यू भी होता है। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इसको ब्रैकेट में ऐसे आप लिख सकते हैं नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। इसको एक ट्रिक है नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव याद करने का, इंटीजर का नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। मतलब इस क्या होगा, इस साइड नेगेटिव, उस साइड आपका क्या होता है पॉजिटिव, और बीच में हमारा होता है शून्य। मतलब अब इधर क्या लगा देंगे, यहाँ से -1 -2 -3 शुरू होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, यानी कि इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में निगेटिव भी होता है, ऋणात्मक संख्या भी होता है और धनात्मक संख्या भी होता है। तो इस साइड वाले को बोलते हैं धनात्मक संख्या,
और इस साइड अलग बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो इंटीजर ये हो गया धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या होगा और उसमें जीरो शामिल होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पूर्णांक संख्या बोल देंगे, ठीक है। क्लियर होगा आप लोगों को, क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है जी, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं आगे अपने अगले स्टेप पे, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले स्टेप पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि सम संख्या किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि सम संख्या किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये क्लियर होगा ना कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या होगा, उसमें ऋणात्मक संख्या भी होगा, धनात्मक संख्या भी होगा, और उसमें क्या होगा, जीरो शामिल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोल देंगे, ठीक है। मतलब इसका ट्रिक क्या होता है सर, माइनस जीरो प्लस, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। अब सम संख्या किसे कहते हैं, तो सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। और इवन नंबर मतलब सम संख्या होता है हिंदी। और इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे सर, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिएगा ये डेफिनेशन क्या करता है पता है, लोग बच्चा लोग क्या करता है सर, जो दो से कट जाए उसको इवन नंबर कहते हैं। बिल्कुल नहीं, इसका ये तो कहते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, लिखिएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो तथा लोग कितना क्या करते हैं कि वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। लेकिन नहीं, इसमें और ऐड होता है कि वैसी संख्या जो दो से विभाज्य हो तथा उसके इकाई स्थान पे, तथा उसके इकाई स्थान पर, तथा उसके इकाई स्थान पर क्या क्या हो, अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसे लिखिएगा ना, तो बिहार बोर्ड में क्या होगा, और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ट्रिक से आप लोग क्या कीजिएगा, पता कर लीजिएगा। ये तो सबको पता है कि वैसे संख्या जो दो से विभाज्य होगा वो कट जाएगा। अब मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे कि 11, 4, 5, 2, 6। तो अब देखिए इतना लंबा है, तो अब क्या बोले, ये दो से विभाज्य हो जाएगा तो कट जाएगा। हाँ भैया कह तो सकते कि ये दो से विभाज्य हो जाएगा, लेकिन आपको कैसे पता है कि दो से विभाज्य हो जाएगा, बिना ट्रिक के आपको पता चलेगा नहीं। तो क्या होता है, इसके यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है, इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, जैसे ये 6 है, ये 6 है, तो ये 6 है, तो इस 6 से ही आप पता लगा रहे हैं ना, इस 6 से ही आप पता लगा रहे हैं ना कि इसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस मतलब होता है इसका इकाई अंक, इसके इकाई अंक पे 6 है, तो हम क्या होता है 0, 2, 4, 6, 8 रहे, तो क्या होगा, वो 2 से विभाज्य होगा, मतलब वो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा। तो ये कैसे पता चला, तो ऐसे पता चला, क्योंकि अगर वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो तथा उसके इकाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो वो क्या होगा, सम संख्या होगा, वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो सम संख्या भी आप लोग का क्लियर होगा। आप अगर इसके एग्जांपल में, यानी कि इसके एग्जांपल में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ऐसे, एग्जांपल में भी लिख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यही लिखे आप लोग क्या 11, 4, 5, 2, 6 लिख दिए हैं, फिर कुछ 24 लिख दीजिए, 26 लिख दीजिए, सो वन इटीसी, मतलब एग्जांपल भी आपको क्या होता है, बहुत होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को समझ आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए जो चीज समझा के पढ़ाएंगे ना, वो चीज आपको ज्यादा देर तक समझ आएगा, ठीक है, ज्यादा देर तक समझ आएगा। अगर क्लास बोरिंग लग रहा हो तो पक्का कमेंट कीजिएगा, बोरिंग नहीं लगने देंगे आप लोग को, एक एक करके एक एक टॉपिक समझा देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, कंप्लीट होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव का सवाल और बनेगा, देखिए क्या सर, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है हमारी, सबसे छोटी सम संख्या जो होती है हमारी 2 होती है। सर आप बोलिएगा 0 क्यों नहीं होता है, लेकिन हम बताते हैं 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 को ना ही हम सम संख्या के रूप में लिखते हैं, ना ही विषम संख्या के रूप में लिखते हैं। 0 को तो लगभग हम लोग संख्या भी नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो इसमें 0 को मानना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या का जब भी बात किया जाएगा, तो सबसे छोटी सम संख्या जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है। अब आते हैं हम अपने विषम संख्या पे, ठीक है, आते हैं अपने विषम संख्या पे। एक एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, एक एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज बता देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हर एक चीज समझा देंगे आप लोग को, इसलिए इतना इजी वे में बता रहे हैं, वरना हम क्यों इसको इतना ये करते हैं,
इजी वे में बताते हैं, आप लोग के लिए बता रहे हैं ना। तो ठीक है, प्लीज क्लास को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू देखिए, और क्लास अब डेली होगा तो प्लीज क्लास को डेली देखिएगा। वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले तो या लाइव क्लास मिले तो आपको दोनों क्लास करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर मतलब होता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो लिख देंगे वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। क्या हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो तथा उसके इकाई पे क्या होना चाहिए, उसके इकाई स्थान पर क्या करना है, उसके इकाई स्थान पे क्या हो, 0 2 4 6 8 नहीं हो। क्या हो, 0 2 4 8 नहीं हो तो उसको क्या बोल देंगे हम, विषम संख्या बोल देंगे। देखिए सम संख्या पहचानने का तरीका यही है कि उसके इकाई पे क्या होगा, 0 2 4 6 8 होगा। और विषम संख्या में क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो तथा उसके इकाई स्थान पे क्या होगा, 1 3 5 7 9 होगा। 1 3 5 7 9 होगा। तो उसे क्या कह देंगे, तो उसे हम क्या कह देंगे जी, विषम संख्या कह देंगे। क्या कह देंगे, विषम संख्या कहते हैं। तो उसे विषम संख्या कहते हैं। और इसमें भी आप लोग एग्जांपल लिख दीजिएगा। अब इसका एग्जांपल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसका एग्जांपल आप लोग क्या लिख दीजिएगा, मान लीजिए 11 4 3 2 1 ये लिख सकते हैं क्योंकि इसके इकाई पे क्या है, 1 है। इसमें एग्जांपल में भी है तो 1 लिख सकते हैं। जैसे लिख दीजिए 15 लिख दीजिए क्योंकि 5 भी आता है। 16 लिख दे देंगे, नहीं लिख सकते हैं। अब 16 बताइए होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर 16 में 6 आ रहा है और 6 वाला जो होता है वो सम संख्या में आता है। 2 4 6 8 0 2 4 6 8 वो आता है सम संख्या में, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये सम संख्या। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं। ठीक है, 17 लिख सकते हैं। यहाँ हम 19 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां देखिए 7 है 9 है, तो ईटीसी आप लोग ये लिख सकते हैं। सम संख्या विषम संख्या लोग बच्चे से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें तरीका पता नहीं होता है कि सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे तो बस कंटिन्यू क्लास देखते रहिए। ठीक है, अब देखिए आता है हमारा अगला टॉपिक। देखिए इतना तो पढ़ लिए, इतना इंपॉर्टेंट था। अब आता है हमारा क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में भी आता है क्या, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या कि परिमेय संख्या क्या होता है, क्या होता है परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या। अब बताइए परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी, रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या को, इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर बोलते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, तो देखिए एकदम क्लास को कंटिन्यू देखिए, सब समझ आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में होता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और क्या हो, q इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, वैसे संख्या जो पी वाई क्यू के रूप का हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और वो क्या हो, q इज इक्वल टू नॉट 0, मतलब q का वैल्यू हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं आपको। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या लेंगे, देखिए जैसे क्या है, पी वाई क्यू के रूप में बोला है ना, क्या बोला, पी वाई क्यू के रूप में हो, पी वाई क्यू के रूप में बोला है, यानी कि 5/4। देखिए 5/4 है तो पी वाई क्यू के रूप में मतलब कोई भी भिन्न रूप। ठीक है, कोई भी भिन्न रूप मतलब कोई भी फ्रैक्शन में क्या हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन क्या हो,
क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ये जो नीचे वाला क्यू है ना, नीचे वाला जो क्यू है पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है ना कि क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो मतलब क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पी बराबर क्या लिखे हैं, पी बाई क्यू इज इक्वल टू 5/4 है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लिख दें 7/4 तो ये भी हो सकता है क्योंकि अभी क्यू जीरो नहीं हुआ है। अगर हम लिख दें यहाँ पे पी बाई क्यू बराबर कि 0/5, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा क्योंकि p बराबर नॉट p इज इक्वल टू नॉट जीरो नहीं बोला है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो बोला है। क्या बोला है, q इज इक्वल टू नॉट जीरो बोला है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे p बाई क्यू इज इक्वल टू 5/0, अब बताइए अब ये होगा? अब ये बिल्कुल नहीं होगा, अब ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये रेशनल नंबर अब नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये q इज इक्वल टू नॉट जीरो के बराबर हो गया, मतलब q की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो जीरो आ गया। मतलब ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि ये q की जगह पे जीरो आ गया। ठीक है, तो इतना डीपली समझा रहे हैं, ये समझाने का मकसद है कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, समझ आ जाए। ठीक है, तो समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया है, 1 मिनट। यहाँ रेशनल नंबर लिखा हुआ है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इतना समझा रहे हैं तो आप लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? तो सर जो पी बाई क्यू के रूप में होगा, पी बाई क्यू के रूप में होगा, वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। और एक बार फिर से आपको फिर से बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा आप लोग का। संख्या पढ़ने सबसे पहले क्या पढ़े, संख्या पढ़े। तो संख्या में कोई भी नंबर होता है उसको संख्या बोलते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी चीज को गिनते हैं ना, उस गिनने की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया और वो सो ऑन इनफाइनाइट जाएगा। अब सबसे पहले आपसे टॉपिक पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो आप लोग बोल दीजिएगा 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या क्या होता है? तो बोलेंगे कि प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करने पर, गिनती मतलब कि प्राकृत संख्या में ही तो जीरो को सम्मिलित करने पर उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसे लिखिएगा, गिनती की संख्या में जीरो को सम्मिलित करना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जांपल लिख दिए। ठीक है, समझ आ जाएगा। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक क्या होता है? तो बता दिए ना कि -0 प्लस, -0 प्लस, ये ट्रिक याद रखिएगा, -0 प्लस, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, आधा संख्या माइनस होता है, मतलब आधा संख्या ऋणात्मक होता है इस साइड वाला और आधा संख्या धनात्मक होता है। ठीक है, मतलब हमारा दाहिना हाथ जो है, दाहिना हाथ वाला हमारा क्या होगा, इधर निगेटिव मतलब ऋणात्मक मान दर्शाएगा और बामा वाला जो हाथ होगा वो हमारा क्या दर्शाएगा, ये पॉजिटिव दर्शाएगा। ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग बैठे, आप जैसे बैठे हुए, आप अगर ऐसे बैठे हुए तो आपके दाहिना हाथ ये आपका पॉजिटिव दिखाएगा और आपका बायां हाथ आपका नेगेटिव दिखाएगा। तो ये आपके हिसाब से। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक मान भी हो और उसमें जीरो के साथ धनात्मक मान भी, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो और उसके इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? और उसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो ये क्या होगा? आपका सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को? ठीक है, तो अब बताएं क्या विषम संख्या? बता दें कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। और उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? और उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 1 3 5 7 9 होगा। किसके? विषम संख्या के स्थान पे। दो के स्थान पे क्या होगा? जो यानी कि सम संख्या में क्या होगा? उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? 0 2 4 6 8 होगा। और विषम संख्या में क्या होगा? उसके इकाई स्थान पे क्या होगा? वो 2 से विभाज्य भी नहीं होगा और उसी का स्थान पे क्या होगा? 1 3 5 7 9 होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, मतलब ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। एग्जांपल भी देख लिए हैं। यहाँ पे देखिए, इसके इकाई स्थान पे क्या 1 आ गया, इसके इकाई स्थान पे 5 आ गया, इसके इकाई स्थान पे 7 आ गया, इसके इकाई स्थान पे 9 आ गया। तो ये सब क्या हो सकता है? इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, इस सब नंबर का कोई अंत नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपको क्या? परिमेय संख्या पर है। तो वैसी संख्या क्या हो? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। क्या हो? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का हो, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q इज इक्वल टू क्या हो? नॉट जीरो, मतलब q बराबर नॉट जीरो हो, मतलब कि p जीरो हो सकता है लेकिन हमारा q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं और q इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ठीक है, हम कहते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल ले लिए, पी वाई क्यू लिए तो 5/4 था, हो सकता था, लेकिन पी वाई क्यू लिए, देखिए पी के जगह पे हम 0 लिए, 0/5 लिए, लेकिन फिर भी हमारा क्या वो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम क्यू के जगह पे 0 लेते तो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। तो ठीक है, इतना कितना क्लियर होगा? ठीक है, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय
संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है भैया, अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो इसमें लिखिएगा आप लोग वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, रूप का क्या हो, नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल लेने के बाद ये क्लियर होगा। ठीक है, एग्जांपल मतलब उदाहरण लिए, देखिए अब एग्जांपल लिए, p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, मतलब p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, p बाई क्यू के रूप का कौन होता था, p बाई क्यू के रूप का हम लिखते थे क्या, 3/5, 5/0, ये नहीं हो रहा था ना, क्योंकि ये तो परिमेय संख्या में नहीं था, क्योंकि ये क्या होता था, ये अपरिमेय संख्या था, अपरिमेय संख्या भी नहीं था, नहीं परिमेय संख्या था, क्योंकि ये q इज इक्वल टू नॉट जीरो था, परिमेय संख्या मतलब q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो p बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या में क्या होता था, परिमेय संख्या में 3/5 हो गया, 4/5 हो गया, ये सब क्या लिखते थे, परिमेय संख्या में लिखते थे। लेकिन यहाँ बोलता है कि p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, तो p बाई क्यू के रूप का कौन नहीं होता है, p बाई क्यू के रूप का कौन नहीं होता, तो हम बता देते आपको कि p बाई क्यू के रूप का कौन कौन नहीं होता है, p बाई क्यू के रूप का पाई नहीं होता है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और पाई नहीं होता है, पाई का वैल्यू अगर रख देते हैं, अगर यही अब कंफ्यूजन होगा कि पाई की जगह अगर सर 22/7 होता ना, 22/7 होता ना, तो ये आपका क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है, यानी कि रेशनल नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पाई दिया हुआ है, तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि पाई एक डैश संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे क्लियर रहेगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या। वही अगर यहाँ पे 22/7 दिया रहता तो ये क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या आपका अपरिमेय संख्या जो कि p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब आता है आपका क्या, वास्तविक संख्या, अब आएगा आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, अब आएगा आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, अब आता है आपका वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या, अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, ठीक है, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या भी रहेगा और अपरिमेय संख्या भी रहेगा। मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, मतलब इसमें क्या क्या होगा, परिमेय संख्या होगा और अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं ना, तो हमारा क्या निकलता है, हमारा वास्तविक संख्या निकलता है। क्या निकलता है जी, वास्तविक संख्या निकलते हैं। इतना क्लियर रखना है कि परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या बराबर होता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या आता था, परिमेय संख्या आता था 3/5 आता था, कुछ भी आ जाता था, और अपरिमेय संख्या क्या, पाई, यानी कि देखिए ये दोनों को हम रख लिए ना, ये दोनों को रख लिए तो क्या होगा हमारा ये अपरिमेय संख्या, मतलब क्या हो गया, ये वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या क्या होता है, दोनों के योगफल के बराबर होता है हमारा वास्तविक संख्या। क्लियर होगा, ठीक है, अब क्लियर होगा इतना तक। अब देखिए इस चैप्टर में इतना टॉपिक पढ़ लिए, इतना टॉपिक में कितना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कवर करवा दिए। ठीक है, अब हम आएंगे इसमें अब क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, यूक्लिड एल्गोरिदम जिसको हम बोलते हैं भाग लेमा विधि, तो ये भी पढ़ेंगे। और देखिए आपका जो ये एनसीईआरटी का बुक है, हम उसी एनसीईआरटी से बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी फॉलो करना है, फिर आप लोग भारती भवन बनाइए, RS अग्रवाल बनाइए, मतलब बहुत सारे प्रकार के बुक हैं, आपको बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होगा तो आप लोग कोई भी बुक बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बताएंगे आपको क्या, यूक्लिड एल्गोरिदम विभाजन थ्योरी बताएंगे आप लोग को, और आप लोग को समझना है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, और देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होता है, अब आता है आपका क्या, यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, टॉपिक आ रहा है आपका यूक्लिड
विभाजन प्रमेय, इसको बोलते हैं हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलते हैं इसको, क्या हिंदी में बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक ही फॉर्मूला है, इसमें एक ही फॉर्मूला है। यदि लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है यदि ए और बी, यदि ए और बी धनात्मक, यदि ए और बी क्या हो, धनात्मक संख्या है ना, ये है ना, धनात्मक पूर्णांक हो, यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक ही आता है भैया, फॉर्मूला एक ही आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। अब देखिए इस चीज को गौर से देखिएगा, समझिएगा, ये चीज समझ आएगा, अगर ये नहीं समझ पाइएगा तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, अब यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है आप लोग का, बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेष, भागफल प्लस का शेष। अब देखिए, अब किसको क्या बोलते हैं ये समझिएगा, ए को हम लोग बोलते हैं क्या, भाज्य बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं भैया, ए को भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, बी को भाजक मतलब डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को हम लोग भागफल बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। अब ये मत समझिएगा क्यू मतलब कोशिएंट रिमाइंडर, ये मत समझिएगा अभी, बी क्यू, अभी यहाँ बी क्यू के टर्म में है, आर के टर्म में है। ठीक है, रिमाइंडर मतलब शेषफल ही होता है, कोशिएंट मतलब भागफल ही होता है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी क्या समझना है कि ए बराबर, ए भाज्य को सूचित कर रहा है, बी भाजक को सूचित कर रहा है, क्यू भागफल को सूचित कर रहा है, और आर आपका जो है वो शेषफल को सूचित कर रहा है। आर क्या कर रहा है, शेषफल को सूचित कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम लाल कलर से आप लोग को हाईलाइट कर देते हैं। इसमें एक ही फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है इसमें। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, और ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा 24 और 36 का मौशा ज्ञात कीजिए। अब ये पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम किस चीज को ज्ञात करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा हम किस चीज को ज्ञात करते हैं। तो ये सिर्फ मौशा निकालने का तकनीक है, मतलब मौशा का मतलब होता है, मौशा मतलब होता है आपका HCF मतलब होता है क्या, HCF मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये मौसा निकालने का तकनीक है। तो जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा किस चीज को निकाला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मौसा मतलब HCF को निकाला जाता है। ठीक है, HCF को निकाला जाता है। ठीक है, HCF को निकाला जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग बना दीजिएगा क्या। ठीक है, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोग बना के दिखाइएगा कि कैसे बनाते हैं आप लोग। अब देखिए, अब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 420 तथा 130 का यूक्लिड, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा मौशा ज्ञात करे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मौशा ज्ञात कीजिएगा इसका। ठीक है, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, ये क्वेश्चन है आपका, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा अगर आप लोग ज्ञात करिएगा तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखते रहिएगा। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या, बी क्यू प्लस का आर। लेकिन एग्जाम में आपको रॉफ करना होगा, पहले रॉफ कीजिएगा तो ही मौसा ज्ञात कीजिएगा ना। तो रॉफ करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से तोड़ लेना है रॉफ में। फिर क्या कीजिएगा, उसको बैठाइएगा। देखिए कैसे बैठाएंगे, एकदम अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्या 420 है और 130 है, उसको हम यहाँ पर रॉफ कर रहे हैं। 420 है और 130 है। ठीक है, देखिए 420 और 130 है। सबसे पहले इसको कटा लीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0, फिर 2 छक 12 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर कटाएंगे इसको 2 से, 2 एकम 2, 2 105 हो गया। फिर 65, सॉरी 2 से ये तो नहीं कटेगा ना, इसको 2 से नहीं कटाएंगे। अब कितने से कटेगा ये बताइए। अब देखिए, इसका भी ट्रिक बताए थे कि कोई भी डिजिट अगर नहीं कटता है तो क्या, कैसे कटाएंगे। देखिए तो यह क्या होता है, ये 5 से कट जाएगा सर,
क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से कटने के लिए उसका क्या होना चाहिए, उस जितने नंबर है उस नंबर का सम क्या होना चाहिए, 3 के टेबल के डिविजिबिलिटी के बराबर आना चाहिए। लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 2 1 3 आ रहा है, लेकिन 6 5 11 आ रहा है। अगर 15 होता तो हो सकता था, 18 होता तो हो सकता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो 5 से कटा देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा। अब 13 5 65 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा, हो गया। अब हमको निकालना है क्या, इसका मोशन निकालना है। क्या निकालना है, इसका मोशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब निकाल लेंगे। अब देखिए मोशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले रॉफ कर रहे हैं तो हम लोग रॉफ में लिख लेंगे 2 गुने 5 गुने 42 गुने 13। ठीक है, अब देखिए सब एक अलग अलग नंबर है। क्या है, सब एक अलग अलग नंबर है। तो अब मोशन निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। लेकिन मोशन निकालने के लिए आप लोग जो कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, कॉमन तो हो ही नहीं रहा। तो कैसे कॉमन कीजिएगा आप लोग, कैसे कॉमन कीजिएगा बताइए आप लोग, कैसे कॉमन कीजिएगा। यहाँ मोशन निकालना है तो मोशन निकालने के लिए कोई तकनीक चाहिए ना, तकनीक चाहिए। अब देखिए ये मोशन निकालने की तकनीक बता रहे हैं ना। अब हम जो बोलेंगे, अगर आप लोग को बोलेंगे तो आप लोग को अभी क्या लगेगा पता है, बहुत ज्यादा हार्डली लगेगा, आप लोग को शॉक लगेगा। लेकिन ये तकनीक आपका गलत है, ये तकनीक गलत है। क्यों गलत है भैया, क्यों गलत है भैया, क्योंकि ये गलती हम भी किए हैं और कुछ बच्चे, कुछ नहीं 90% बच्चे कर रहे हैं। ये तकनीक गलत है। मोशन निकालना है ना, मोशन निकालना है, वो भी किससे निकालना है, आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है ना। तो ये तकनीक आपका गलत है, और सही तकनीक क्या होगा वो देखिए आप लोग। ये तकनीक आपका गलत है और ऐसे कितने लोग करते हैं, हम भी किए थे ये तकनीक गलत। देखिए बोला 130 और 420 का निकालने के लिए ना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, 130 में 420 से डिवाइड दीजिएगा, कितना आएगा, 13 का टेबल जिनको याद होगा वो कर लेंगे। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया क्या होता है जी 39 होता है। 390 हो जाएगा, 0 9 3 12 कट गया। अब देखिए, अब देखिए ये कितना आ गया, अब देखिए अब वही वाला फॉर्म आ गया, ए बी बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। तब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पुट करते जाएंगे। ए क्या है हमारा, जो हमारा बीच में होगा ना वही हमारा ए होता है। तो 420 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b इंटू यानी कि 130 गुने 3, 130 गुने का 3 जोड़ आर, आर हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, जो 130 है ना, अब 130 को यहाँ ले आएंगे, 130 को यहाँ ले आएंगे। अब 130 को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, 130 को डिवाइड देंगे, कितने से देंगे, कितने से देंगे, अब आप लोग बताइएगा कि 130 को कितने से देंगे, कितने से देंगे, इस रिमाइंडर से देंगे। 30 चौक 120 होता है, 30 चौक 120 होता है, अब 10 बच गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 30 गुने 4 जोड़ 10 कर देंगे। ठीक है, अब समझ आया, 30 गुने 4 जोड़ 10 कर दिए, समझ आ रहा होगा। अब फिर क्या कर लेंगे, अब इस चीज को यहाँ उठा कर ले आएंगे। तो फिर क्या करेंगे, जो रिमाइंडर 10 बचा उस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुने का 3 जोड़ 0। जहां पर आपका शेषफल 0 आ जाएगा, जहां पर आपका शेषफल 0 आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, वही हमारा मौसा हो जाएगा। और इसका मौसा जो हो जाएगा, इसका जो मौसा हो जाएगा, यानी कि मौसा मतलब होता है आपका एचसीएफ, और इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। वो तरीका से जो कर रहे थे एलसीएम वाला फैक्टराइजेशन करके, वो बिल्कुल गलत था। आपको ऐसे बनाना है इस सब क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन गलती हम भी किए थे। और इस सब क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन बन भी जाएगा, क्योंकि बस फर्स्ट स्टेप आपको तोड़ना है। उसके बाद जिनका टेबल स्ट्रांग है, स्क्वायर स्ट्रांग है, आप लोगों को क्या करना है, 1 से 30 तक क्या करना है, आप लोगों को स्क्वायर याद कर लेना है पूरे अच्छे से। क्योंकि मैथ अगर मजबूत बनाना, शानदार बनाना है, तो आप लोग को ये सब करना पड़ेगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बन गया। जहां पे आपका क्या हो, शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, मौसा निकल जाएगा। एचसीएफ का कितना आ गया, 10 आ गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में क्या क्या किए हैं, बेसिक आपको पढ़ाए हैं कि बेसिक में क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ाए आपको क्या, प्राकृत संख्या पढ़ाए, संख्या पढ़ाए, फिर पूर्ण संख्या पढ़ाए, फिर सम संख्या पढ़ाए, फिर विषम संख्या पढ़ाए, फिर परिमेय संख्या पढ़ाए, फिर अपरिमेय संख्या पढ़ाए हैं। ठीक है, फिर पढ़ाए आपका क्या, वास्तविक संख्या पढ़ाए कि वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाए। ठीक है, फिर आपको हम बताएं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, वो सब आपको बताएं। तो देखिए ये आपका सबसे पहला क्लास था, 10th का सबसे पहला क्लास था, जो कि एकदम बेसिक क्लास था। और बेसिक क्लास में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता दिए, आपको मोशन निकालना सिखा दिए हैं। अब लॉसन निकालना अब सब अगले क्लास में सिखाया जाएगा आप लोग को कि क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो देखिए ये क्लास अगर जिन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा ना, मेरी बातों को सुनिएगा, ये हम आपको पहले बता रहे हैं कि मेरी बातों को समझिएगा। हर एक इंसान स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ा है तो वो पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है। हर एक इंसान अगर स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाता है तो ऐसा नहीं है कि वही अच्छा पढ़ा रहा है। कभी कभी नॉलेज को देखने के लिए ना व्हाइट बोर्ड क्या हुआ,
कॉपी पे सादा कागज पे लिखा हुआ इंसान भी जो पढ़ाता है वो भी अच्छा लगने लगता है, ठीक है। बस उसके कंटेंट को देखिए, उसकी मेहनत को देखिए कि वो क्या समझाना चाहता है, उसको समझिए, ठीक है। हर एक चीज आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए आज जो पढ़ा है वो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा। और वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब डेली क्लास होगा, ठीक है, तो आप लोग डेली जुड़िएगा, ठीक है। और जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय। तब तक के लिए पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि अब आप लोग के समझाने के लिए हम आ गए हैं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।